अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। मैं हूं फैसल अब्बासी। असदुल्ला खान ये प्रोग्राम होस्ट किया करते हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस वो प्रोग्राम में आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, जो मजमूई तौर पर इन्फेक्शन की शरह बताई जा रही है, वो 9.5% है, जबकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में कुछ शहर ऐसे हैं कि जिनमें ये शरह 10% से भी ज़्यादा है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कल NCOC की मीटिंग भी हो रही है और इसमें ये मुतवक्के है कि कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे। मुमकिन तौर पर ये इत्तलात भी आ रही हैं कि फिर से किसी मैसिव लॉकडाउन की जानिब जाना पड़े, या ये भी हो सकता है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं उनको मज़ीद उन पर ज़ोर दिया जाए और जो मुतासरा इलाके हैं उनमें इसी प्रैक्टिस को जारी रखा जाए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो गुज़श्ता रोज़ खबर आई थी कि कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हुए हैं, उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। इसके साथ साथ वर्चुअली उन्होंने अपनी मसरूफियात को जारी भी रखा है। कोरोना के मर्ज़ से मुतालिक भी जिक्र करेंगे और बिलखुसूस जो कल की खबर थी उसके कोरोना की जो कैंपेन चल रही है वैक्सीनेशन की, उसको लेके इस पर जो असरात मुरतब हुए हैं, अब हुकूमत की क्या पॉलिसी है कि लोगों को मोटिवेट किए रखेगी कि कोरोना की वैक्सीनेशन का अमल जो है वो इसी तरह जारी रहे और लोग राग़िब करें ख़ुद को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए। ये भी आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो सियासी पारा है उसकी हिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। SOPs को बालाए ताक रखते हुए तमाम जो कोरोना के ज़ाब्ता अखलाक हैं उनको पसे पुश डालते हुए आज हमने देखा लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक यूथ कन्वेंशन हुआ जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया, नवाज शरीफ साहब भी वर्चुअली उससे मुखातिब हुए और यहाँ पे लोग एक दूसरे पर सवार थे, लेकिन अगर इंतज़ामिया यहाँ नहीं थी, और दूसरी जो अहम बात ये है कि हमजा शहबाज भी इसमें नहीं थे, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PDM की कश्ती है, अब इसमें जो दराड़ है वो वाज़े तो थी, अब ये शिगाफ भी बन चुका है। मौलाना फजलुर रहमान बड़े होपफुल हैं, आज जाती उम्रा वो गए, मरियम नवाज से मुलाकात की। उसके बाद जब सवाल पूछा गया उनसे PDM से मुतालिक और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी से मुतालिक, तो मौलाना ने क्या कहा, देखिए। PDM की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। ताहम पीपल्स पार्टी के CAC के फैसलों का भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे और उनके साथ हम इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने मामलात को ठीक करेंगे। एक मामला इस्तीफ़ों का है, पीपल्स पार्टी पे इस्तीफ़ों से नहीं बन पा रही है, तो दूसरी जानिब सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने का भी है। आज़म नज़ीर तारड़ पे नून लीग कह रही है कि उस वक्त फ़ैसला हो गया था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुत्तफ़िक़ा तौर पे PDM का उम्मीदवार और फिर उसके बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पे चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामज़द किया गया था। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, सुनिए। ये मुत्तफ़िक़ा PDM का फ़ैसला था। सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं PDM में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। हमजा शहबाज साहब से जो इख्तलाफात की खबरें 1-2 दिन से चल रही हैं, बहुत शर्मनाक हैं। इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बैसेत हैं, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब, साबिक सेनेटर हैं। धामरा साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मुस्लिम लीग नून से जावेद अब्बासी साहब, आप भी फाजिल कानून साज रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। धामरा साहब आपकी तरफ आते हैं। ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो मामला है, जिस तरह मरियम साहिबा कह रही हैं कि ये तय हो चुका था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुत्तफ़िक़ा तौर पे चेयरमैन का उम्मीदवार नामज़द किया गया था, तो हमने कहा था अपोजिशन लीडर हमारा होगा। अब महज क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो शख्सियत है उस पर एतराज़ है, या पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो प्रोपोर्शन है, तनासुब है सेनेट में, आपकी जो नुमाइंदगी है, उस हिसाब से आपका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैसल, पहली बात तो ये है कि ये तमाम जो मामलात हैं जो इन फ्यूचर होने हैं, ये तमाम मामलात जो हैं वो PDM के प्लेटफार्म से हल होने हैं। और मैं इस बात की एक बार फिर तरदीद करता चलूँ कि इस तरह माहौल बना हुआ है जैसे कोई PDM जो है वो टूट गया है या पीपल्स पार्टी ने उससे अलहदगी का जो है वो इख्तियार की हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्तलिफ जमायतों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हर जमायत का फिर अंदरूनी जमायत अपना एक तरीक़ेकार होता है।
अब जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितने भी बड़े फैसले करती है वो अपनी सीईसी की मंजूरी से करती है। अब तक का माहौल सिर्फ ये है कि हमने उनको ये कहा कि लॉन्ग मार्च पे हम सब मुत्तफिक थे, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लॉन्ग मार्च की जो ग्रास रूट पे जो तैयारी थी सिंध में वो कंप्लीट थी। हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अपने जिम्मेदारों की कमेटियां बनाई हुई थी, पार्टी की सूबाई तंजीम ने दौरे कर लिए थे। आज भी हमारा सिंध एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो चुका, अब मैं वहां से आ रहा हूं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो पीडीएम अभी भी बरकरार है, और पीपुल्स पार्टी ने जो सीईसी के हवाले से बात की है वो इसलिए की कि इससे पहले हम मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमारा मेन इवेंट जो है वो शहीद चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, और वो इस मरतबा हम पिंडी में कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग मार्च जो कैंसिल हो चुका। तो इतना बड़ा मजमा जिनकी हमने अपने जो कारकुनों को चार्ज किया हुआ था मेंटली, वो वहां पे आएगा, और हम एक जलसे से इनेकाद के लिए बिजी भी है। तो ये जहां तक बात है पीडीएम टूट गई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। पीडीएम बरकरार है। पीपुल्स पार्टी ने एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले इस्तीफे देंगे। यहां पे थोड़ा डेडलॉक जरूर है, क्योंकि 9-10 जमातें हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन है। ये जमहूरियत है और हुस्न है कि एक जमात ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, बाकी जमातों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इस पर डिस्कशन मजीद होगी जब पीडीएम की जो मीटिंग होगी। जी, और दूसरा सवाल आपका था लीडर ऑफ अपोजिशन का। जी जी जामरा साहब। जी, लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से देखें, मैंने 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में। तारड़ साहब के हवाले से इस बात पे जरूर रंज है पार्टी के कारकुनों को कि शहीद बीबी के कातलों के एक वकील थे, क्योंकि अब इत्तेहाद है हमारा। वैसे तो किसी पार्टी के ऊपर ये कंडीशन कोई पार्टी नहीं लगा सकती, मगर क्योंकि इत्तेहाद था तो वो भी कोई मशवरा नहीं हुआ। आगे चल के ये ओहदा किसको मिलेगा, मैं आज भी अभी भी इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि ये ओहदा ठीक है। जावेद अब्बासी साहब, अगर धामरा साहब की बात मान ली जाए कि आपके बैकडोर और राब्ते बरकरार हैं और पीडीएम अभी भी बरकरार है, आपका इत्तेहाद है, तो फिर मरियम नवाज साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक के सामने आके ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि ये तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर हमारा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये दामरा साहब को भी पता है, हम सब भी जानते हैं ये मामला कि जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये फैसला हुआ कि चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट कौन होगा, और फिर साथ ही ये भी फैसला हुआ है कि इनके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में कौन होगा, तो उस वक्त चूंकि एक फैसला हो चुका था कि जो चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट होंगे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से गिलानी साहब होंगे, डिप्टी चेयरमैन के कैंडिडेट गफूर हैदरी साहब होंगे जिनका तल्लुक जेयूआई से था, और उन्होंने कहा कि सारी पीडीएम ने फैसला कर लिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो सेनेट में वो मुस्लिम लीग नून से होगा। तो ये मामला शायद सेटल हो गया था। अब उन्होंने ये कहा कि अब अगर इस मामले को रीओपन नहीं करना चाहिए, और फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है कि वो किसको ये इख्तियार किसको नॉमिनेट करते हैं कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में होगा। कि ये जमात एक फैसला हो चुका था, तो उन्होंने ये उस फैसले की कहानी सुनाई है कि ये फैसला ऑलरेडी हो चुका है, इसे ना रीओपन करना चाहिए ना होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ये मामला सेटल हो गया है। तो ये बात उन्होंने आज शायद कही है। जी ठीक है, यानी वो ये वजाहत दे रही हैं कि ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाना चाह रही है वो उस मुआहदे की या उस कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी कर रही है। आप दूसरे मानों में ये कह रहे हैं बस साहब? हम ये कह रहे हैं कि जो एग्रीड फार्मूला तय हुआ था, सारी जमातों ने बैठ के किया था, उस फार्मूले के नतीजे में फिर ये बात यही है कि ये जो अपोजिशन लीडर होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा, और उनका शायद कहने का ये भी मकसद था कि सारी बाकी जमातों को अपने उस फैसले का जो उन्होंने बैठ के किया उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी ठीक है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, यूथ कन्वेंशन मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में किया है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे। अगर हमें कोई नज़र नहीं आया तो एक हमजा शहबाज साहब नज़र नहीं आया और दूसरा इंतज़ामिया नज़र नहीं आई जो SOPs हैं कोरोना को लेके, और ये तीसरी लहर बड़ी शिद्दत के साथ बढ़ रही है। क्यों इंतज़ामिया क्यों खामोश रही? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ामिया तो जी देखें, हुकूमत तो अपनी तरफ से तमाम मैसेजेस दे रही है, लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रही है, और मेरा ख्याल है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज़ाती फंक्शन के अंदर जो है वो बाहर रहने की हद तक तो इंतज़ामिया फ़ाल हो सकती है,
उसके प्रेमिसेस के अंदर तो उस पार्टी की अपनी जिम्मेवारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 17% पे पहुंच चुका है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में किसी शहर में सबसे ज़्यादा है। तो इसके अंदर मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे नून लीग के रहनुमा हैं या जो दूसरे लीडरान इनके हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त आवाम के बारे में सोचें, उनकी सेहत के बारे में सोचें। इस वक्त हम एक थर्ड लहर के खतरनाक फेज में से गुजर रहे हैं और उसमें भी सबसे खतरनाक फेज जो है वो लाहौर उसमें से गुजर रहा है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो पूरे इस वक्त भरने शुरू हो गए हैं, कैपेसिटी कम हो रही है, वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी कम हो रही है और मजीद इस वक्त हुकूमत का फोकस तो इस पर है कि हम अपनी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी पंजाब में और लाहौर में किस तरह बढ़ाएं। तो ऐसे में इस किस्म के कन्वेंशंस जो हैं ये मैं समझती हूँ कि आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ हैं कि आप इतने लोगों को एक्सपोज कर देंगे। और ये आपको पता है कि इस वक्त ये जो यूके का स्ट्रेन है ये बहुत ईजिली इन्फेक्शन फैलाता है, इसमें बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह ये इन्फेक्शन फैलती है जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं। और SOPs के बगैर तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। और आज जो यूथ कन्वेंशन हुआ है इसका SOPs पे अमल दरामद करवाना डॉक्टर साहिबा प्राइमरीली बुनियादी तौर पे किसकी जिम्मेदारी है? देखिए जी, SOPs किसी फंक्शन के बाहर की हद तक तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, पर किसी सियासी पार्टी का ज़ाती फंक्शन हो तो उसकी प्रेमिसेस के अंदर उस पार्टी के अपने ओहदेदारान की जिम्मेदारी है। जी, तो डॉक्टर साहिबा ये क्या पेश की इजाज़त ली गई थी और क्या इन हालात में इंतज़ामिया ने इजाज़त दी कि आप ऐसा फंक्शन करें? देखिए, मैं नहीं समझती, आज शायद जमात इस्लामी का भी कोई जलसा हुआ है, कहीं पर इजाज़त उनको नहीं मिल रही। इंतज़ामिया इस वक्त इस किस्म की इजाज़त हुकूमत की तरफ से नहीं मिल सकती, जबकि पब्लिक गैदरिंग्स पे भी पाबंदी है और SOPs की स्ट्रिक्टनेस है। और कल जो NCOC का इजलास है उसके अंदर शायद मज़ीद कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आ जाएँ। जगह जगह स्मार्ट लॉकडाउन्स लगे हुए हैं और इस वक्त हालात बहुत सीरियस टर्न ले रहे हैं। तो ऐसे में हुकूमत तो बिल्कुल भी ऐसी पब्लिक गैदरिंग्स को इनकरेज नहीं करेगी और ना ही इनकी इजाज़त देगी। तो ये बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने पिछली दफ़ा भी अपने जलसों का सिलसिला शुरू किया था और हुकूमत की इजाज़त के बगैर मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए थे, वो कि हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी थी, तो अब ये फिर उसी सिलसिले को लेके चलें। और जिस तरह पहले सेकेंड वेव में हमने बहुत मुश्किल हालात को फेस किया था, ये थर्ड वेव को ज़्यादा मुश्किल बनाने जा रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि ये पहले पाकिस्तानी बन के सोचें, अपनी आवाम के बारे में सोचें और ये चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। इस वक्त जो है सबसे प्रायोरिटी हमारी आवाम की सेहत होनी चाहिए। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा ये लाहौर कन्वेंशन से मज़ीद बात भी करेंगे। नून लीग ने इन हालात में कारकुनों को क्यों निकाला? क्या नून लीग समझती है कि कोविड का मर्ज़ है ही नहीं? और अगर ये समझती है तो फिर क्या ये लोगों की जानों से खिलवाड़ नहीं है? ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जावेद अब्बासी साहब, डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि 17% है इन्फेक्शन रेट इस वक्त लाहौर में और आपने जमे गफ़ीर इकट्ठा कर लिया आज यूथ कन्वेंशन के नाम पे। क्या नून लीग समझती है कि कोरोना है ही नहीं? और अगर ये समझती है कि है तो फिर आज के इस इवेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसमें तो कोई शक नहीं कि कुछ दिनों से कोरोना का जो है वो स्पाइक जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। ये प्रोग्राम पहले से चूंकि तय थे, हुकूमत ने अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगाई। देखें, ये हुकूमत का काम था कि हुकूमत आज तमाम शादियों पर पाबंदी लगा देती, तमाम शादी हाल बंद हो जाते, जो होटल के अंदर सरगर्मियाँ। मैंने आज दिन को भी शादी अटेंड की और अभी भी मैं एक शादी के लिए जा रहा हूँ। इसी तरह हर तकरीबात जो है यूजुअल हो रही है। कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद खिताब करके आए एक मजमे से, तो ये तो बिजनेस है यूजुअल उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रखा हुआ है। अब एक जमात किस तरह ये काम छोड़ के अलग हो सकती है? हाँ, हुकूमत पर बंदी लगा दे कि हम NOC नहीं देते, हम किसी को ये प्रोग्राम करने नहीं देंगे, ये लॉकडाउन है इस एरिए में, तो यकीनन हम सारे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट की ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, उसके लिए आज इजाज़त थी, किसी ने इजाज़त पे ये नहीं कहा कि हमने आपकी इजाज़त कैंसिल कर ली है। और अब चूंकि ये ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस पर कोई इक़दाम करे और फिर सारी सियासी जमातें और सारे लोग इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि जानों पर खतरा हो। लेकिन बहरहाल ये इंस्ट्रक्शन, ये इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास है। हुकूमत को जिस तरह हमजा शहबाज साहब नजर नहीं आए। देखिए, हर प्रोग्राम में हर आदमी नहीं आ सकता, मुख्तलिफ औकात में आ रहे की अपनी अपनी मसरूफियत होती है। लेकिन आज
वो जो खबरें चल रही थी, आपने देख लिया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुद उसकी एक्सप्लेन कर दिया है कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनके एक्सप्लेनेशन के बाद वो जितने भी रूमर्स थे वो आज दम तोड़ जाने चाहिए। जी धामरा साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन पहले डॉक्टर साहिबा ये जो अब्बासी साहब ने पॉइंट रेज किया है कि हुकूमत को चाहिए लॉकडाउन कर दे, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, शॉर्ट लॉकडाउन, लॉन्ग लॉकडाउन, अजीब ही एक खिचड़ी सी है। आखिर क्या है? माना कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, मुआशी मसाइल हैं, लेकिन जान से अजीज़ तो कुछ भी नहीं है। कल की जो NCOC की मीटिंग हो रही है, तो उससे मुतालिक बताएं, ये तजवीज़ है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएं अगर इन्फेक्शन रेट जिस तरह बढ़ रहा है? देखिए, इसका फाइनल फैसला तो मैं समझती हूँ कि जो कल के लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स होंगे उसकी रोशनी में सुबह वहाँ पर NCOC में होगा। मगर इस वक्त आपने ये देखा है कि पहले भी जब सेकेंड वेव आई थी या फर्स्ट वेव आई थी, तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिलसिला था, जिसके अंदर जो एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा या ख़ास नंबर से ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस रिपोर्ट होते हैं, उस एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है ताकि वो वाली पॉपुलेशन दूसरे के साथ ना मिले। और हमने ये देखा था कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो बहुत कामयाब रही थी और उससे कोरोना वबा की फैलाव में तेज़ी से कमी आई थी और उसकी रिकग्निशन तमाम इंटरनेशनली भी हमें मिली थी। बहुत सारे लोगों ने, हत्ता कि अमेरिका तक के लोगों ने ये कहा था वहाँ से कि अगर अमेरिका में भी पाकिस्तान जैसी पॉलिसीज अपनाई जाती तो शायद इतना नुकसान ना होता। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है ये बहुत सक्सेसफुल होती है। इसमें आप मिनिमम सफर कराते हो अपने इकोनॉमी को। डॉक्टर साहिबा, जो हालात अभी हैं मकसद तीसरी लहर में, क्या दूसरी या पहली लहर में भी इतने ही गंभीर थे? आप नहीं समझती कि अभी हालात बहुत ज़्यादा हैं और जिस तरह फैसल सुल्तान साहब ने भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हालात हाथ से निकल जाएं? जी बिल्कुल। इस वक्त तो देखें जी, आज जो लेटेस्ट हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आए हैं, ये जो 17% लाहौर में हुआ है, इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद जो है वहाँ पर बहुत तेज़ी से इसका फैलाव हो रहा है। तो इसकी रोशनी में मैं समझती हूँ कि कल NCOC में कुछ मज़ीद सख्त इक़दाम जो हैं वो लिए जाएंगे और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हुकूमत लेगी। मगर बस सिर्फ ये देखना है कि लोगों की जो रोज़गार है कि घरों में फाकों की नौबत ना आए, तो ज़ाहिर है उसके लिए भी हुकूमत ने कोई ना कोई बंदोबस्त करना है और वो करेगी। मगर जहाँ तक कि अभी शादी हॉलों की बात कर रहे थे, शादी हॉल इस वक्त बिल्डिंग्स के अंदर तमाम फंक्शन जो हैं वो बंद है। बड़ी महदूद तादाद में बाहर ओपन एरिया के अंदर जो है वहाँ पे थोड़े से लोगों की मौजूदगी के साथ ही अलाउ किया गया। तो मैं समझती हूँ कि हम कन्वेंशंस को और शादी जैसी चीज़ जो कि एक ज़रूरत होती है, लोगों की कई मजबूरी होती है, बाहर से लोग आए होते हैं, लोगों ने वापस जाना होता है, कुछ रिश्तेदारों की मजबूरियाँ होती हैं, तो उसको हम किसी तरह भी कंपेयर नहीं कर सकते सियासी सरगर्मियों से। तो इसलिए ये SOPs के तहत जो है महदूद मेहमानों के साथ शादियों की इजाज़त दी गई है। अब कल देखें कि NCOC जो है वो मज़ीद इक़दामात को कैसे सख्त करता है। आज 2 दिन से आपको पता है तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, तमाम जगह, दुकानें, मार्केट्स सैटरडे संडे को बंद थी। तो हुकूमत अपनी तरफ से तमाम इक़दामात जो ज़रूरी समझती है वो ले रही है और मैं समझती हूँ तमाम सियासी पार्टियों को इस वक्त कोऑपरेट करना चाहिए और 1-1.5 महीना जो ये मुश्किल का वक़्त है हमारे मुल्क के लिए, लोगों की सेहत को नुकसान ना पहुँचाएँ और अपने मकासद के लिए, जो कि इनके पास, मैं समझती हूँ कि कोई एक एजेंडा भी नहीं है। इस वक्त ये सारी कन्फ्यूजन की हालत में और ये कन्फ्यूजन में ये इस किस्म के इवेंट्स कर रहे हैं, कोई इनके पास स्ट्रेट रोड मैप नहीं है। तो पहले ये बैठ के अपना रोड मैप बना लें, कोई स्ट्रेटजी बना लें कि ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तब तक कोरोना की वेव भी इंशाल्लाह सेटल हो जाएगी, तो फिर ये अपने लाए अमल जो है वो उसके मुताबिक। जी ठीक है। अच्छा धामरा साहब, मौलाना ने कहा कि खुशगवार हालात में इस्तीफों का मामला जो है पीपल्स पार्टी से तय करेंगे। अब ये तो तय है कि पीपल्स पार्टी ने पहले ही क्लियर किया कि हम इस्तीफे नहीं देंगे और आज भी पीपल्स पार्टी उसी नुक्ते पे कायम है। लेकिन PDM का जो एजेंडा है वफाकी हुकूमत को घर भेजने का, क्या पीपल्स पार्टी इस पे भी अभी तक रजामंद है या इससे भी हाथ खींचना चाहती है? दूसरा, जो आपकी और प्लान्स थे, पंजाब में पहले अदम एतमाद लाना, फिर स्पीकर साहब का भी जिक्र हो रहा था, मौलाना जिस तरह कह रहे हैं खुशगवार हालात में हम बात करेंगे, तो आप इन्हीं बुनियादी निकात पे खड़े रहेंगे या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से आएगी PDM को? फैसल, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको। अभी आप जो डिस्कस बड़ी अहम कर रहे थे, मैं समझ रहा था कि शायद मुझे भी इसमें शामिल करेंगे। जो कोविड के हवाले से जो पॉलिसी आ रही है, देखें इशू ये है कि सैटरडे संडे को मार्केटें बंद होंगी।
क्या सिर्फ कोरोना सैटरडे और संडे को आता है, वो मार्केटें बंद हो जाएंगी तो फिर कोरोना बाकी वर्किंग डे पे नहीं आएगा? अब मिसाल के तौर पर आपकी ट्रांसपोर्ट एज इट इज जा रही है, मैं मान रहा हूं कि बिल्कुल ये मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता सख्त लॉकडाउन को, मगर इससे पहले जब सिंध ने किया था तो कितनी बड़ी तनकीद हो रही थी और स्मॉल लॉकडाउन की। मैं सिर्फ एक और मिसाल देना चाहता हूं, अभी भी ट्रेनों के अंदर लोग उसी तरह सफर कर रहे हैं। ट्रेन तो अपनी जगह, मैं एक हफ्ता पहले गया था इस्लामाबाद, 3 सीट अगर जहाज में है तो तीनों मुसाफिर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के शोल्डर जो है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, हमने कहा कि जी कोई शुगर का पेशेंट है, उनको कोई खाने का बंदोबस्त आपके पास है? उन्होंने कहा कि नहीं जी, पॉलिसी ये है कोरोना की वजह से कि हम आपको खाना नहीं दे सकते, हम आपको कोई रिफ्रेशमेंट भी नहीं दे सकते। अरे भाई क्यों नहीं दे सकते? बोला कोरोना है। और 3 जो है वो सीट पे 3 मुसाफिर बैठे हुए, एक दूसरे को बॉडी टच कर रहे हैं, वो थोड़ी सी मूवमेंट भी होती है। तो ये पॉलिसी किसको देनी है? ये गवर्नमेंट को देनी है कि आप जहाज के अंदर कोरोना जब लोगों को बिठाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वॉल्यूशन करते हैं, जब आप रिफ्रेशमेंट की बात आती है तो आप कहते हैं कोरोना है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक थॉरली आपको एक प्लान करना पड़ेगा, और ताकि कौम को ये लगे कि आप वाकई ये कोरोना से बचाना चाहते हैं या आप अपनी वो जो आपकी जो घेरा तंग है सियासत के हवाले से, कभी इलेक्शन कमीशन आपको नोटिस कर देती है, कभी क्या। और वैक्सीन के लिए इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कहूंगा फैसल कि आप अपने टॉक शो में इस बात पे जरूर टाइम निकालें और इस डिस्कशन में पॉलिटिकल के हवाले से ये करें। अब वैक्सीन इसलिए लग रही है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए ना कौम का। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को लगी, मैंने कहा इसमें जो धामरा साहब, मेरा एक तरह जिम्नी क्वेश्चन आप ले लें, मेरा जिम्नी क्वेश्चन आप ले लें धामरा साहब। मैं टेक्निकल देखिए, गुजारिश ये है, आप ये मिसाल तो दे रहे हैं, आपकी जमात लॉकडाउन की हामी भी थी जब से ये सियासी महाजरा शुरू हुई है, बल्कि कोरोना एक साल और 4 महीने हो गए, और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है उसी तरह हमने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखी, खा वो हुक्मरान जमात की हो, आपकी जमात हो, नून लीग हो या कोई और हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितनी लीडरशिप है पाकिस्तान की, जितने सियासतदान है, किसी ने अपने जेस्चर से ये बावर नहीं करवाया कि कोरोना इज़ समथिंग वेरी सीरियस। अभी आप सजेशंस तो दे रहे हैं, लेकिन आज बिलावल साहब निकलेंगे, आज कोई कराची में आप 4 अप्रैल का इवेंट क्यों करने जा रहे हैं? इन हालात में क्यों पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल की बरसी मनाने जा रही है? यही तो मेरा सवाल है जी, यही तो मेरा सवाल है कि जैसा कि ये कहा गया कि सैटरडे संडे को मार्केटें बंद होंगी, इट मींस सैटरडे संडे को कोरोना आता है। और दूसरा आपने कहा कि ये आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्यों करते हैं। मैंने आपको कहा कि ट्रेनों में एज इट इज पिशावर से लेके वो ट्रेन जब कराची में आती है, रेलवे स्टेशन पे कितना रश होता है, वो मुसाफिर जब उसमें चढ़ते हैं, अगर पॉलिटिकल गैदरिंग में कोरोना आ जाता है तो वहां पर भी खदशा है आने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें से आप सबको, मैं तो कह रहा हूं जहाज में अगर आपने कुछ अरसे के लिए 3 सीट पे 2 मुसाफिर बिठाए थे, आज 3-3 मुसाफिर बिठा रहे हैं, उनका शोल्डर टच करता है, सोशल डिस्टेंस नहीं रहता। मगर आप जब पॉलिटिकल जहाज में बैठ के अगर मैं कहूं कि मैं सियासी एक्टिविटी रखना चाहता हूं, मैं सियासतदान हूं, तो वहां पर भी मेरे ऊपर तनकीद होगी। सिंध हुकूमत कल क्या एनसीओसी में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दे रही है धामरा साहब? सिंध गवर्नमेंट में वही कह रहा हूं कि जितनी खतरे की घंटी आज वफाक बजा रहा है, ये पहले हमने भी ये बात कही थी। हमने कहा कि जान कीमती है, जान अगर कीमती है तो आगे चल के जब माहौल रिलैक्स होगा तो हम सारी चीज कर सकते हैं। मगर उस टाइम इस चीज को नहीं माना गया और सिंध गवर्नमेंट को ये कहा गया कि ये आवाम दुश्मन है। अब आपको उसी तरफ जाना पड़ रहा है, मजबूरन है आपकी कि उसी तरफ जाना पड़ रहा है। एनसीओसी में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दे रही है सिंध गवर्नमेंट धामरा साहब। हम अपने इस मसले में जिस तरह हमने आखिर में आके वफाक के साथ चले थे कि आप अगर हम अपना फैसला करते हैं तो आप कहते हैं कि ये अवाम दुश्मन फैसला है। अब सिंध गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि हम अवाम दुश्मन हो जाए। हम कहेंगे कि कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल गैदरिंग के साथ साथ इन तमाम पोर्शंस में, जिस तरह उस वक्त ये हुआ था कि कंस्ट्रक्शन आपने काम को इजाजत दे दी थी, क्या वहां लोग काम नहीं करते? क्या वो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का इशू नहीं था? ये हर जगह होता है, ये ह्यूमन इशू है। ये पॉलिटिकल जगह पे आप पाबंदी लगा दें, बाकी जो सोसाइटी के सेक्टर हैं वहां पर आप रश को कोई कंट्रोल ना करें, तो ये किस तरह मुमकिन होगा कोरोना को कंट्रोल करने के लिए? मैं यही कह रहा हूं कि एक जामे पॉलिसी की जरूरत है। और वैक्सीन की जो मैं कह रहा हूं, जो क्वालिटी की बात कर रहा हूं, इस पे भी बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कौम का।
प्लीज इसके ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना पड़ेगा। मायूसी हुई है कौम को कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वैक्सीन लगी, अगले ही दिन 2 दिन के बाद उसको डायग्नोज हो गया कि कोरोना हो गया है। तो ये असर नीचे ग्रास रूट तक आम कॉमन मैन पे पड़ रहा है, आम शहरी पे पड़ रहा है। तो इसको भी चेक करे गवर्नमेंट कि बड़ी तेजी के साथ जी अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा ब्रेक के बाद हम वैक्सीनेशन पे बात। और कल जो खबर आई और जिस तरह हुकूमत की जानिब से मीडिया मैनेज किया गया, आई मीन इस खबर को जिस तरह शायद आवाम तक या मीडिया तक पहुंचाया गया, उसमें भी बहुत से लोगों का कहना है कि इस अंदाज से नहीं आनी चाहिए थी, डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी ताकि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है इस पर असर ना होता। ब्रेक के बाद ज़रा इस पर बात करेंगे, जो वैक्सीनेशन को लेके अहम सवालात हैं, ब्रेक के बाद इस पर डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ भी ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। जावेद अब्बासी साहब, अगर हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाती है तो आप अपनी ये सियासी एक्टिविटीज़, लॉन्ग मार्च और ये अवामी राब्ता मुहिम, ये सब कुछ मुअत्तल कर देंगे और मिनोअन जो लॉकडाउन है और जो SOPs हैं उन पे अमल करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जी। हमारे लिए अपनी ज़िंदगी भी, अपने फर्कोस की ज़िंदगी में, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस मामले में हुकूमत अगर कोई कंसेंसस से फैसला करती है, वैसे फैसला करती है, सबको मैं समझता हूँ कि उस पर अमल करना चाहिए। SOP अगर कोई बनाते हैं तो उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे मिलकर इस बीमारी से निकले। हम बिल्कुल वो काम नहीं करेंगे जो हुकूमत करती है कि वो अच्छा काम भी अगर हम कहें तो वो उसके उल्ट करती है। बल्कि ये ऐसी एक बीमारी है, एक ऐसा वायरस फैला हुआ है जो दुनिया, इसके लिए बहुत मुश्किलात है इसका मुकाबला करने के लिए। हमें मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। ये बेहतर है कि दोनों हाउसेस के फौरी तौर पे एक आध दिन ये सेशन बुलाते और इसमें डिस्कशन करते हो, डिस्कशन करके सारे कंसेंसस से कोई फैसला करते। लेकिन अगर उसका टाइम इनके पास नहीं है और ये पार्लियामेंट से डरते हैं और पार्लियामेंट में तो ये आते नहीं है ना, इन्होंने आज तक कोई फैसला पार्लियामेंट का माना है या उसके पास आते, फिर भी अगर जो फैसला करेंगे वो ज़रूरी है कि उसमें हम सारे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ताकि ये जो बीमारी है इसका मुकाबला किया जाए और पाकिस्तानियों को इससे महफूज बनाया जाए। जी अच्छा डॉक्टर साहिब, आप मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनके ज़रा ब्रीफली आंसर देती जाएं जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड हैं। दुनिया भर में इस वक्त जितनी वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, क्या वो इस बात की ज़मानत देती हैं कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा? जी देखिए, अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी रिजल्ट हमारे पास आए हैं डिफरेंट वैक्सीन्स के, उनमें यही है कि या तो कोरोना नहीं होगा या अगर वो होता है तो वो बहुत माइल्ड फॉर्म में होता है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ होता है, क्योंकि इस वैक्सीन का मकसद ही है कि आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस वायरस के खिलाफ बना दी जाए। तो वो बन जाती है जिसकी वजह से या तो ये होता ही नहीं है या अगर होगा तो उसके साइन सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं और वो ख़तरनाक वाली बीमारी नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो तहकीक सामने आई है ये वैक्सीन पे, वो ये बताती है कि आपके जो लंग्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन देती है, उनको काफ़ी हद तक ये इम्यून कर देती है और अगर आपको कोरोना खुदा न खास्ता इंटरेक्ट करता भी है तो वो फिर एक ज़ुकाम की सूरत तक होता है। इसके साथ साथ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं इस वैक्सीन को लेके, वो कितने टाइम में बनती हैं और कितनी देर पा हैं? जी देखें, ये जब जो 2 डोजेज़ वाली वैक्सीन है उसकी सेकेंड डोज लगने के 3 वीक्स बाद एंटीबॉडीज़ का इतना लेवल हो जाता है कि वो आपको बीमारी को से बचा सके। तो ये सेकेंड डोज के तकरीबन 3 वीक्स के बाद हम कहते हैं कि अब बंदा जो है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है इतनी हो गई है कि अब वो बीमारी से बच सकता है। और जहाँ तक ये बात है कि ये कितनी देर लास्ट करेगी, चूँकि ये वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में आई है, पहली दफ़ा बनी है, पहली दफ़ा लगाई जा रही है, तो ये टाइम विल टेल कि ये कितनी देर लास्ट करती है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। जैसे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 1 साल पहले जिनको फर्स्ट वेव में कोरोना हुआ था, तो उनकी आज भी एंटीबॉडीज़ जो है वो बहुत अच्छी तादाद में मौजूद है। और इसलिए ये अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये 1 साल रहती हैं, 2 साल रहती हैं, इससे कम या ज़्यादा। ये टाइम जो है, चूँकि ये वैक्सीन अब लगनी शुरू हुई है और जैसे जैसे इसके ऊपर मजीद रिसर्च होगी तो तब हम श्योरिटी से कोई बात कह सकेंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं धामरा साहब आपकी तरफ आऊँगा ज़रा। डॉक्टर साहिबा से मैं इससे मुतालिक, वैक्सीनेशन से मुतालिक जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं ज़रा पूछ लूँ। डॉक्टर साहिबा, ये वो तमाम स्टडीज़ हैं, ये वो तमाम खुलासे हैं जो पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को लेके चल रहे हैं और एहतियात और वैक्सीनेशन ही इस कोविड से बचाव के लिए इस वक्त तक दरियाफ्त हुए हैं और उन्हीं के ज़रिए इससे बचाव मुमकिन है।
बट द क्वेश्चन इज़ दिस, ये तो हुकूमत कहती है कि वैक्सीन लगवाएं, 60+ जो लोग हैं वो जाएं, पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई। आप नहीं समझती कि कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से अवाम को ये सारी जमा तफरीक, इसके प्लस माइनस बताने में कहीं आप उस तरह इंगेज नहीं कर सके रिसोर्सेज को, या ये नहीं बता सके? नहीं, देखें, ये वैक्सीन जो है जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लगानी हो तो जाहिर है कि ये कंसाइनमेंट्स में आ रही है, इसकी तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। तो पूरी दुनिया में पॉपुलेशंस को प्रायोरिटाइज किया गया है। सबसे पहली प्रायोरिटी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि डायरेक्टली हर वक्त कोरोना पेशेंट से इन कॉन्टैक्ट रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। उसके बाद हमारी जो 60+ की पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन्स जो हैं, चूँकि उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप पूरा डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा डेथ्स या सबसे ज़्यादा सीरियस बीमारी जो है वो 60+ के लोगों में हुई है। तो इसलिए पहले सबसे ज़रूरी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि मेरा सवाल प्रोटेक्शन नहीं है डॉक्टर साहिबा, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि लोगों को इससे मुतालिक जो अबहाम हैं, जो अफवाहें हैं, जो कयास हैं, उसको क्लियर करने में। देखें, कल प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कामयाब सेहत कामिला अता करें, वो जल्द सेहतयाब हों। लेकिन कल जिस तरह फैसल सुल्तान साहब ने ट्वीट किया, फिर उसके बाद एक वैक्सीनेशन की कैंपेन को लेके लोगों की मुख्तलिफ आरा, इवन जो सियासी लोग हैं उन्होंने भी अजीब व गरीब बातें की। आप नहीं समझती कि हुकूमत जिस तरह वाज़े करना चाहिए था इन अबहाम को दूर करने के लिए, आप नहीं कर सकें? देखिए, इसके लिए पूरी जो है एक हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनी हुई है, और वो इंशाल्लाह ताला जब जैसे जैसे वो वक्त आएगा वो लोगों को कन्विंस करने के लिए। इस वक्त मैं समझती हूँ रिफ्यूज़ल से ज़्यादा ना लोगों में एक हेजिटेंसी है और वेट एंड सी वाली पॉलिसी है कि लोग देखना चाह रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लग रही है उनके ऊपर कुछ महीनों तक कोई असरात तो नहीं होते, क्योंकि ये वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में आई है तो लोग थोड़े से हेजिटेंट हैं। तो मगर अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आपकी वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ रही है। शुरू में जिस तरह से जब वैक्सीनेशन के प्रोसेस शुरू हुआ था तो 1000, 1200, 1500 लोग पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेट हो रहे थे। आज उनकी तादाद हज़ारों में है, एक दिन में 40,000 लोग भी वैक्सीनेट हुए हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और मजीद कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, क्योंकि अभी हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं जो कि वॉलंटरीली आके लगवा रहे हैं। जब हमें ये लगेगा कि अब लोगों की तादाद में कमी आ रही है और हमें लोगों तक पहुंचना है, उनको कन्विंस करना है, तो वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी लॉन्च की जा रही है, जिसमें लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। जो अबहाम है ये हमारे मुल्क की एक साइकिल जी ठीक है, यही मेरा बुनियादी यही था कि वो अगर जल्दी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। दामरा साहब, अब जाहिर है आपकी जमात है, आपके कंधों पे सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त। कुछ शिकवे आपके वैक्सीन की डोजेज़ को लेके भी पहले आते रहे, लेकिन अब ये वबाई कैफियत जब इतना तूल पकड़ चुकी है, अगेन आप लोग मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में हैं, एक तज़ाद भी हमें नज़र आता है। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि कल को जब आपकी जमात बैठेगी NCOC में, तो आपकी जानिब से इन हालात में क्या सजेशंस हैं? देखें फैसल, वो तो कल मीटिंग में बैठेंगे, और हमने अपनी सीरियसनेस ही शो की हुई थी कोरोना में। जब फर्स्ट फेज आया था, जाहिर है जब फर्स्ट फेज था लोग इस चीज को समझ नहीं पाए थे कि कोरोना है क्या। वो यही कह रहे थे कि शायद हुक्मरान अपने शो के अंदाज में सिंध गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन कर रही है। तो हमें इस चीज का एहसास है। आप तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे अवेयरनेस के हवाले से, यहाँ पर तो कौम अभी तक मास्क पहनना भी नहीं सीखी। और मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें डांटते हैं जब मेरी पिक्चर कहीं अगर विदाउट मास्क आ जाए। और दूसरी तरफ मुझे एक बार फिर कह रहा हूं कि इस इशू पे हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब उस पीक में भी विदाउट मास्क जो है वो मिलते रहे हैं। बाहर मुल्क के दौरे जब वो कर रहे थे वहां पर भी उस मुल्क के सरबराह को मास्क था, मगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नहीं था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं। वैक्सीन का अपनी जगह इशू जरूर है, मगर मैंने कहा कि सिर्फ एक जहाज का मैंने आपको मिसाल दिया, उस पर तो पॉलिसी की जरूरत नहीं थी ना, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं। और मास्क पहनने की तबलीग जो है वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और आपको भी पहनना पड़ेगा, मुझे भी पहनना पड़ेगा, और कौम को भी पहनना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और डेवलपमेंट हुई, ड्रैप ने सिफारिश की जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5, जो कंपनीज उसको इंपोर्ट कर रही हैं, और कोई कीमत का तयन जो है 8 से 9 हज़ार रुपये के दरमियान जो जितनी भी इसकी खुराकें हैं वो मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। ये आप क्या समझती हैं कि ये क्या सिर्फ 8 से 9 हज़ार रुपये की वैक्सीन, तो मेरा ख्याल जो
साहिब सरवत लोग हैं वही उसको अफोर्ड कर सकते हैं, दरमियाने तबके के या गरीब लोग तो नहीं कर सकते हैं। तो इज़ इट जस्टिफाइड कि ये या और भी कंपनीज़ को आप लोग छूट देंगे कि वो दीगर ममालिक से भी इंपोर्ट करें और फिर कुछ सस्ती वैक्सीन सामने आए? जी देखिए, जैसे जैसे कंपटीशन सामने आएगी तो जाहिर है कि वो इन चीज़ों में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है और इसमें मज़ीद कमी भी हो सकती है। जो सिंगल डोज वाली वैक्सीन है उसकी प्राइस तकरीबन 4000 के करीब जो है वो उसकी सिफारिश पेश की गई है कि इतनी रखी जाए। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये वैक्सीन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ख़रीद के लगवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है। वो इतनी वैक्सीन वाफिर मिकदार में पाइपलाइन में है जो इंशाल्लाह ताला आ जाएगी कि लोगों को जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वो लोग जो लगवाना चाहते हैं ख़रीद के, उनके लिए आम पॉपुलेशन को इंशाल्लाह ताला हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अब आम पॉपुलेशन के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल फ्री वैक्सीन लगाएगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त हो गया। डॉक्टर ऑर्डर नौशीन कर हामिद दी साहब, सेनेटर आजिज़ धामरा साहब और जावेद अब्बासी साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।